हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। वो सवाल का जवाब अगर आपको आता है तो आप हमें जवाब दीजिए। तो आज का आपका ये सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब के हम असर शायर कौन कौन से हैं। जो मिर्ज़ा गालिब है, जो शायर मिर्ज़ा गालिब है, उनके हम असर शायर कौन कौन से हैं, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो इसी के साथ देखते हैं। ये 2014 सितंबर का ये पेपर है जो 2014 में हुआ था। इसी के साथ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार इस हिस्से के सवाल, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इस हिस्से के सवाल हम तभी दे सकते हैं अगर हमारी भाषा एक है। अभी देख सकते हैं हम कि जो लैंग्वेज 2 होता है उसके लिए तो बहुत सी वीडियो अवेलेबल होती ही है, लेकिन जो नहीं अवेलेबल है वो हम आपको दे देंगे। और यहाँ पर लैंग्वेज 1 का जो बात है, लैंग्वेज 1 के बाद आपको इसके बाद फ़ौरन लैंग्वेज 2 भी हासिल होगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, हिदायत नीचे दिए गए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल पसंद करना है। ये 91 से 96 तक के रहते हैं। ये सवालात रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। ये इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा दुनिया में नहीं शहद कोई इससे मुसफ़ा। देख सकते हैं हम, शायर ने इल्म को किस तरह ढूंढने को कहा है। तो शायर ने इल्म को शहद की मक्खी की तरह ढूंढने को कहा है। हमने पहले ही इस इक़्तिबास में देख लिया, शायरी इक़्तिबास में, कि रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो, है ना। देखते हैं शायर ने मुसफ़ा शहद किससे कहा है। तो शायर साथ देखते हैं, इंसान की कमाई इल्म है तो शहद की मक्खी की कमाई क्या होगी, शहद होगी। इंसान की बड़ाई किस में है। अगर आप इस सवाल को देखते हैं ध्यान से तो इंसान की बड़ाई किस में है, किसी की खुशामद करने में, झूठी तारीफ़ें करने में, इल्म की अहमियत बयान करने में। तो ये पैराग्राफ उन्वान इल्म पर है, तो इल्म की अहमियत बयान करने पर। शायर के नज़दीक अगर इल्म का चस्का लग जाए तो किसको फूलों की तरह समझना होगा। अगर हमको इल्म का चस्का लग जाए तो शहद की मक्खी को फूल जैसे पसंद होते हैं। अगर हमको इल्म का चस्का लग जाए तो हमारे लिए किताबें फूल जैसी हो जाएगी, है ना। देखते हैं दोस्तों, अज़मत का मतलब, अज़मत जो होता है अज़मत, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अज़मत का मतलब होता है बड़ाई। वो कितना अज़मत वाला है, वो कितना बड़ाई वाला है। अब देखते हैं इक़्तिबास में से हमको पसंद करना है। अब इक़्तिबास, शायरी इक़्तिबास ख़त्म होता है। यहाँ पे अब जो पैडागोजी स्टार्ट होता है, पैडागोजी में हमको हमारी सोच के मुताबिक जवाब देना होता है। अब इश्क मश्क में एक मुख्तसर इक़्तिबास में चंद लफ्ज़ छोड़ दिए गए। यानी क्या करता है, एक उस्ताद के कुछ लफ्ज़ लिखाता है इक़्तिबास में और चंद लफ्ज़ उसमें छोड़ देता है। तालिब इल्म को अपने मुताले की बुनियाद पर खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ भरना होता है। यानी तालिब इल्म को लफ्ज़ ढूंढना होता है कि इसमें अपनी समझ के मुताबिक क्या लफ्ज़ आना चाहिए। इस मश्क का मकसद तालिब इल्म की मंदरजा झेल में से किस सलाहियत का अंदाज़ा करना है। तो देखो क्या होता है कि पैराग्राफ में ऐसे अंदाज़ा लगाना होता है कि जो पैराग्राफ छोटा है उसमें अंदाज़न कौन सा लफ्ज़ आएगा। तो नंबर 1, नए अल्फाज का इस्तेमाल, उसकी क्या खुसूसियात बढ़ेगी। तो नए अल्फाज का इस्तेमाल, तलखीस करना, लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, लफ्ज़ों को समझना। तो सबसे बड़ा उसका फ़ायदा ये होगा कि वो लफ्ज़ों को समझेगा, कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर सही बैठता है। बात का पतंगड़ बनाना का मतलब है। अब बात का पतंगड़ बनाना है, इसका क्या मतलब है। एक मुहावरा दिया गया है कि भाई बात का पतंगड़ बनाना, तो इसमें झूठी बात को बड़ा चढ़ाकर बयान करना, हर वक्त ताने देना, ज़्यादा बातें करना, छोटी सी बात पर लड़ना झगड़ना। तो बात का पतंगड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बयान करना। अब इसी के साथ आगे देखते हैं 99, बामानी तहरीर की गर्ज से बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो पहले क्रेयान के ज़रिए लिखे, दायरों और दीगर बुनियादी शक्लों को खाका बनाए, जैसे सरगर्मियों के ज़रिए अपनी महारतें पैदा करें। अब जैसे बामानी तहरीर की गर्ज से हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो क्रेयान जैसे हिंदी में हम देखें तो ऐसे आड़ी तिरछी रकीलें होती है जिसको हमको पुर करना होता है, इस तरीके की होती है, उसको क्रेयान बोलते हैं। उसके ज़रिए लिखना, फिर दायरे बनाना, दायरे बना के जैसे मात्राएं देनी होती है तो मात्राएं सिखाना। उसी तरह उर्दू में भी क्रेयान का इस्तेमाल होता है, दायरे और दीगर बुनियादी शक्लों का खाका बनाना। तो उससे कौन सी महारत एकदम पैदा की जा सकती है।
तो जज्बाती यानी जज्बाती महारत, ज़िंदगी के महफूज रखने की महारत, इदराकी और हर की महारत यानी लिखने की महारत। तो हम लिखने की महारत की तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसमें हर की महारत यानी लिखने की महारत। हर की महारत का मतलब है लिखने की महारत, है ना दोस्तों। किसी दोस्त को खत लिखते वक्त आमोज़गार को किस पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए? अगर हम बच्चों को खत लिखना सिखा रहे और अगर वो किसी दोस्तों को खत लिखता है तो उस्ताद के मद्देनज़र हमें उसे कैसे सिखाना चाहिए कि वो दोस्तों को खत लिखे, तो वो किस पहलुओं पर ध्यान रखे? तहरीर दूसरों पर वाज़े हो सके, मुहफ़्फ़ज़ात का इस्तेमाल वाज़े, ज़ाती किसी ख़ास वाज़े के बगैर, एक ख़ास वाज़े ज़ाती पहलुओं पर ज़ोर, मुहफ़्फ़ज़ात का इस्तेमाल, जाती बातें ना करना, दुरुस्त वाज़े का इस्तेमाल। तो ये सवाल को हम देख सकते हैं, ये सवाल का आएगा कि एक ख़ास वाज़े किसी ख़ास मकसद के लिए और ज़ाती पहलू जिस पर ज़ोर दिया गया, मुहफ़्फ़ज़ात का इस्तेमाल। तो ये सब बातें आएगी, 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज़ाती पहलू बहुत ज़रूरी है। ज़बान सीखने के दौरान तुलबा को बोलते वक्त अपने तलफ़्फ़ुज़ एतमाद नहीं रहता, इस मश्क पर काबू पाने का एक तरीका है। वो कौन सा तरीका है जो अपनी मश्क पर काबू पाया जा सकता? नंबर 1, क्लासरूम में खेल जैसी मश्कें कराना जिनमें तुलबा एक दूसरे से बातें कर सके। नंबर 2, किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मश्कें करवाना। तो किसी माहिर की मदद नहीं ले सकते हम, क्योंकि तुलबा जो माहिर की मदद से खामियों को और उनके बोलने के तलफ़्फ़ुज़ को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पर एतमाद नहीं रहता। गलती होते ही उसकी इस्लाह कर लेना, तो ये ऐसा भी मुमकिन नहीं है। क्लासरूम में बुलंद आवाज़ से पढ़ना, तो ये भी मुमकिन नहीं। बच्चे क्लासरूम में खेल जैसी मशक़ें करना जिनमें तुलबा एक दूसरे से बातें कर सके। विगोट्स्की के मुताबिक बच्चे जब आपस में परस्पर क्रिया पर जुड़ते हैं तो वो बेहतर सीखते हैं। ये विगोट्स्की के मुताबिक एकदम सही जवाब रहेगा। उसी के साथ देखते हैं, मैंने एक गीत को बतौर सबक इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। तुलबा इस गीत को पढ़कर ये मालूम करेगी कि खाली जगहों को किन लफ्ज़ों से भरा जा सकता है। फिर वो गीत को सुनकर अंदाज़ा करेगी कि वो दुरुस्त है या नहीं। यानी एक गीत दिया गया है, मुदर्रिस एक गीत देता है और तुलबा इसको पढ़ेगी और अंदाज़ा लगाएगी कि खाली जगहों में क्या आएगा। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो तस्हीह, नंबर 2 फ़र्क, 3 मुंतकिली, नंबर 4 तिबादला। तो वो फ़र्क करने की कोशिश कर रहा है कि जो गीत में खाली जगहों पर अंदाज़ा कौन कौन सा बच्चा कैसा अंदाज़ा लगा सकता है और किसकी सोचने की महारत किस तरह से हो सकती है। अगला सवाल देखेंगे, उम्र का वो मरहला जिसमें बच्चा कोई ज़बान दीगर मराहिल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, वो है। अब वो कौन सा मरहला है जिसमें बच्चा ज़बान दीगर मराहिल के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से सीखता है, यानी चलने फिरने के बजाय वो ज़बान ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, तो वो कौन सा मरहला है? तो बच्चा अगर हम अंदाज़ा लगाएं पहले सीखता है, तो 8 साल की उम्र से पहले, नंबर 2 8 साल के बाद, नंबर 3 10 साल की उम्र के बाद, या पहले 13 साल के बाद। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो वो होगा 8 साल की उम्र से पहले, यानी 7 साल में बच्चा बोलने की महारत सीख जाता है। उसी के साथ आगे देखेंगे, मीडिया की निशानदेही कीजिए। मीडिया जो होता है उसकी निशानदेही करना है। मवाद ज़्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती और तुलबा को ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल होती है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, बराह रास्त अमली काम, मुज़ाहिरात, उर्दू, हेड प्रोजेक्ट, ट्रांसफर, सीनर, स्लाइड, कागज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है एक, बाकी सब क्लास में जो इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी अशियाओं में सबसे बेहतर है इलेक्ट्रॉनिक अशिया होनी चाहिए जिसमें सब अशिया शुमार हो सकती है। अगला सवाल देखिए, कई ज़बान बोलने वाले तुलबा की क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस से होता है। अब कई ज़बान यानी जो बहुभाषिता क्लास होती है उसमें कई ज़बान बोलने वाले तुलबा होते हैं, उसमें जो कैसी तदरीस को मौज़ूआना कर सकते हैं हम। तो यकसा ज़बानें बोलने वाले के ग्रुप में शामिल किए जाने से तुलबा के सीखने का अमल तेज़ तर होता है। जो एक जैसी ज़बानें बोलते हैं उनका अलग ग्रुप करना, तो अगर हम समावेशी शिक्षा के मुकाबले देखें तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिखाई जाने वाली ज़बान में बातचीत को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत तुलबा को कोई ज़बान और ज़बान बोलने से बाज़ रखने की सरगर्मी को कोशिश करना। तो बाज़ नहीं रख सकते हम, बच्चों को ज़बान बोलने से महरूम नहीं रख सकते। आपस में बातचीत ना कर पाने के सबब क्लास गैर दिलचस्प हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपस में बातचीत करने से गैर दिलचस्प क्लास नहीं होती है। और आखिरी बचता है तलफ़्फ़ुज़ और लहज़े और नहवी साख्तों पर फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है, जिससे सिखाई जाने वाली ज़बान के फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी होती है। तो यही इसका अगर समावेशी शिक्षा के मुकाबले में देखें तो बातचीत में फ़र्क का मौका मिलता है, बच्चों को ज़्यादा सीखने का मौका हासिल होता है।
अगला सवाल देखिए कि ज़बान के मंतकिली इस बात पर असरअंदाज होती है कि कोई आमोज़गार किसी सानवी यानी सेकंड लैंग्वेज गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है। ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर उस्ताद, कब बेहतर होगी, जब उस्ताद नंबर 1 तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे। तो ग्रुप में ज़्यादा तवज्जो दे, ये देखो पहली बात तो उसने सही कहा कि खुद एतमादी पर बढ़ावा दे, लेकिन जो दूसरी बात देखेंगे हम वो उसने ग्रुपों में तकसीम करने की बात कही जो समावेशी शिक्षा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उसी के साथ देखेंगे कोई और ज़बान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाज़ा करने के लिए वक्फे से तस्कीस की जांच करना। तो देखना कि भाई तलबा को सीखने में जो वक्फे पर जांच करना कि क्या ज़बान नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। क्लास में बतदरीज मुश्किल तर तहरीरों को पढ़ने जाने के शदीद मश्क कराए, जो मुश्किल तर दिया हुआ है उसको पढ़ाने के लिए ज़्यादा मश्क करवाए, तो ये भी नहीं होगा। और आखिरी बस्ता है ज़बान 2 सीखने के ठोस इदराकी बुनियाद फराहम करने के लिए ज़बान 1 के उमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सिखाने की मश्क करवाना। जैसे फ़र्ज़ करिए कि अगर हम सेकंड लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं तो उसमें सेकंड लैंग्वेज अगर हम उर्दू सीख रहे हैं तो उसमें जैसे अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें कुछ लफ्ज़ हमको हमारी मादरी ज़बान में मिलता है जिसकी वजह से हम बगौर और आसानी से सीखते हैं, उसको हम सीख सकते हैं क्योंकि हम गौर भी देते हैं और आसानी से सीख भी सकते हैं। ज़बान सीखने की ऐसी क्लास में जहाँ तलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो, ज़बान सिखाने की ऐसी क्लास में जहाँ तलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो, उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि तलबा क्या बनाना ज़रूरी है। तो सीधे जवाब बताता हूँ, छोटे छोटे क्लास में प्रोजेक्ट अंजाम दे जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने की, समाजी राब्तों की महारतें बढ़ाने के मौके और ग्रुपों में रहकर मौके मिले। यही इसका सही आंसर है, बाकी सब इसके गलत आंसर है क्योंकि वो नंबर पर तकसीम करने की बात होती है जो SSC के ख़िलाफ़ होती है। अगला सवाल देखिए कि दरसी किताबों के सवालात बाज़ औक़ात कम तर सतह के या हक़ाइक़ पर मबनी होते। इस सूरत हाल में उस्ताद तख्लीक़ी अंदाज़े यानी बच्चे गौर फ़िक्र से सोचे, जो अगर हम हिंदी में बात करें तो आबसारी चिंतन पर मबनी हो, ऐसे सवालात और ऐसे मश्क कराया जाए बच्चों से। तो तख्लीक़ी अंदाज़े से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों के मौके फ़राहम किए जाए। अगला सवाल देखते हैं, कोई गैर मुल्की ज़बान सीखने वाले तलबा को तलफ़्फ़ुज़ की मुश्किलों के सबब इस ज़बान को किसी तहरीर को बोलने में दुश्वारी होती है। इस दुश्वारी पर काबू पाया जा सकता है कब? जब लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए दुरुस्त कर मश्क के तौर पर उसे दोहराते हैं। अगला सवाल देखिए कि ज़बान की तदरीस की क्लास में खुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ दिया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि मिलजुल कर सीखना, जैसे विगोट्स्की के मुताबिक फिर से मिलजुल के सीखना, आपस में बातचीत करना। ज़बान सीखने की रिवायती क्लास उस्ताद मरकूज़ क्लास होती है, जबकि मौजूदा ज़माने की क्लास तालिब इल्म के मरकूज़ होती है। रिवायती क्लास की एक खुसूसियत है, तो जो रिवायती क्लास की क्या खुसूसियत है वो अगर हम देखें तो वो होगा तलबा ज़बान सीखने की खुसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं, उन्हें अंजाम देते हैं, जबकि उस्ताद सरगर्मियों में मदद करता है। यही इसका सही जवाब होगा। देखो वीडियो बड़ी होती जा रही है इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसमें सिर्फ राइट जवाब बताया हूँ मैंने। अब यहाँ पे देख सकते हैं इक्तिबास को पढ़ना है और 112 से 120 तक के जवाब देना है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम का जो दिया हुआ है, बड़ा वो साइंटिस्ट है, उनका पैराग्राफ दिया हुआ है, इक्तिबास दिया हुआ है। अब 112 ब्राह्मण दोस्त के वालिद ने अब्दुल कलाम की क्या खूबी देखकर उन्हें एक मियारी स्कूल में दाखिला करवाया। तो देख सकते हैं कि साइंसी मजमून में, यानी वो साइंटिस्ट थे तो साइंस के मजमून में उन्हें शौक़ और जहानत को देखकर अबुल कलाम को आला तालीम दिलवाने के लिए उनको बहन ने पैसे का इंतज़ाम कैसे किया। तो उनकी बहन ने पैसे का इंतज़ाम कैसे किया? तो बैंक से कर्ज़ लेकर किया। उसी के साथ देखते हैं उन्होंने पढ़ लिख कर कौन सी डिग्री हासिल की। तो उन्होंने पढ़ लिख कर एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अबुल कलाम की टेक्निकी महारतें मुल्क के किस काम आई? तो देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर है मिसाइल बनाने के लिए उनकी टेक्निकी अमल काम में आई। उन्होंने किस किताब से नवाजा गया उनको मतलब कौन सा अवार्ड दिया गया, कौन सा किताब से नवाजा गया? तो उन्हें भारत रत्न दिया गया था। इसी के साथ आगे देखते हैं, साइंस के अलावा उन्हें किन 2 चीज़ों से ख़ास लगाव था?
तो शायरी और मौसीकी से उन्हें बहुत लगाव था। वो भारत को कैसा मुल्क देखना चाहते थे? तो वो भारत को मजबूत मुल्क की शक्ल में देखना चाहते थे। अबुल कलाम का शायरी मजमुआ किस ज़माने में शय हो चुका था? तो देख सकते हैं हम ये तामिल ज़बान में, क्योंकि वो तामिल के थे इसलिए उन्हें तामिल ज़बान में जो शय हुआ था उनका इल्म की जमा उलूम होता है। यहाँ पे ये ख़त्म होता है। अब जो भाषा 2 है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। आप जो मैंने सवाल पहले पूछा था वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना।